आज मैं आपको आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएंगे। आपको मेरी वीडियो 2 या 3 दिन के बाद मिला करेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि इस समय त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो मैटर बनाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल से संबंधित प्रश्नावली मैंने आपको करा दी है, जिसमें मैंने आपको 100 क्वेश्चंस पूरे करा दिए हैं। आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर पूरे कर लेना। वो PYQ हैं, पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ। पहला फैक्ट है, सरहप्पा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरहप्पा को क्या कहा जाता है? सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। ये एक तरह से क्वेश्चंस है। सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो फैक्ट है वो क्या है? सरहप्पा को सहजयान का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक कहा जाता है। दूसरा फैक्ट है, गे पदों की परंपरा सिद्धों ने प्रारंभ की थी। पूछा जा सकता है कि गे पदों की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो सिद्धों ने प्रारंभ की थी। भोगवाद की प्रधानता सिद्धों का प्रमुख विषय है। सिद्धों का प्रमुख विषय क्या है? भोगवाद की प्रधानता। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। नाथ संप्रदाय का प्रारंभ किसकी वजह से हुआ था? सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय का क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। अगला जो पॉइंट है, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा क्या कहलाती है? संध्या भाषा कहलाती है। संध्या भाषा कौन सी होती है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो भाषा होती है वो संध्या भाषा कहलाती है। अध्यव्रज तथा मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा था। संध्या भाषा किसने कहा था? अध्यव्रज तथा मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा था? संध्या भाषा कहा था। और संध्या भाषा क्या कहलाती है ये पूछा जा सकता है। तो क्या कहलाती है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा होती है वो संध्या भाषा कहलाती है। और अध्यव्रज तथा मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा को क्या कहा था? संध्या भाषा कहा था। दोहा कोश के रचयिता पूछे जा सकते हैं, कौन है? सरहप्पा है। चर्यापद के रचयिता कौन है? सरहप्पा है। सरहप्पा किसके रचयिता है? दोहा कोश के। और सरहप्पा ने किसकी रचना की थी? चर्यापद की। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखो क्या है। जो 84 सिद्ध हुए थे उसमें किसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है? तो 84 सिद्धों में, ये शब्द नहीं है, 84 सिद्धों में लुइपा को सम्मान की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान माना जाता है। सिद्ध कितने हुए थे? 84 सिद्ध हुए थे। और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है। और 84 जो सिद्ध थे उसमें लुइपा का सम्मान की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान माना जाता है। नाथों की प्रमुख भाषा क्या थी? अवहट थी। पूछा जा सकता है नाथों की प्रमुख भाषा क्या थी? तो नाथों की प्रमुख भाषा क्या थी? अवहट थी। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथपंथी सिद्धों के नारी भोग संबंधी विश्वास के विरोधी थे। जो नाथ लोग थे वो सिद्धों के नारी भोग संबंधी विश्वास के क्या थे? विरोधी थे। जबकि सिद्ध क्या थे? नारी भोग पर विश्वास करते थे। और जो नाथपंथी थे वो सिद्धों के नारी भोग संबंधी विश्वास के क्या थे? विरोधी थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह और प्राण साधना का वर्णन किया है। जो गोरखनाथ है उन्होंने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह और प्राण साधना का वर्णन किया है। जैन साहित्य की रास परंपरा
परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? भट्टेश्वर बाहुबली रास है। पूछा जा सकता है जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? भट्टेश्वर बाहुबली रास है। यदि रास आ जाए तो वो कौन सा साहित्य कहलाता है? जैन साहित्य कहलाता है। और जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है? भट्टेश्वर बाहुबली रास है। जैन साहित्य फागु और चरित काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। जैन साहित्य किसके लिए प्रसिद्ध है? फागु और चरित काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। जैन काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। जैन काव्य में किसको प्रधानता दी गई है? उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। किसके स्थान पर? घटनाओं के स्थान पर। जैन काव्य में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है? संदेश रासक है। ये क्या है? इस्लाम धर्मावलंबी है। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना क्या है? संदेश रासक है। और संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। और संदेश रासक कैसा काव्य है? विरह काव्य है। संदेश रासक कैसा काव्य है? विरह काव्य है। और संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। अगला जो पॉइंट है वो देखो क्या है? अपभ्रंश चरित काव्य की परंपरा से भिन्न रास परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? जिनदस सूरीकृत उपदेश रसायन रास से माना जाता है। अपभ्रंश चरित काव्य की परंपरा से भिन्न किसका? रास परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? जिनदस सूरीकृत उपदेश रसायन रास से माना जाता है। रास परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? जिनदस सूरीकृत उपदेश रसायन रास से माना जाता है। अगला जो पॉइंट है, रोड़ाकृत राउलवेल में किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया गया है। राउलवेल किसने लिखी थी? रोड़ा ने लिखी थी। और उसमें किसका वर्णन है? राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन किया गया है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ रोड़ा कवि की राउलवेल रचना से हुआ है। जो हिंदी है उसमें नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ किससे हुआ है? राउलवेल रचना से हुआ है। जो किसकी है? रोड़ा कवि की है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल का सबसे पहला प्रयोग जोधपुर के कविराज बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार डिंगल का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? जोधपुर के कविराज बांकीदास की कुकवि बत्तीसी में हुआ है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसने लिखी थी? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। 14वीं शती में लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण किया है। जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, उस बुक कौन सी सदी में लिखी गई थी? 14वीं सदी में लिखी गई। उसमें लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का क्या किया है? यथार्थ चित्रण किया है। आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल किसने नाम दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को जब हम देखते हैं तो उन्होंने आदिकाल के तृतीय प्रकरण को वीर गाथा काल नाम दिया है। आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। जो किसने लिखा था? चंद्रवरदायी कृत है। आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? वीर गाथात्मक है। रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित ग्रंथ रहा है। सबसे अधिक विवादित ग्रंथ कौन सा रहा है? पृथ्वीराज रासो, जो कि रासो ग्रंथों में माना जाता है। पृथ्वीराज रासो विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पृथ्वीराज रासो किसकी श्रेणी में आता है? विकासशील महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अर्ध प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो कौन सी शैली में लिखा गया है? पिंगल शैली में लिखा गया है। राजस्थानी बोलियों से मिश्रित ब्रजभाषा के रूप को क्या कहते हैं? पिंगल। पिंगल किसे कहते हैं? राजस्थानी बोलियों से मिश्रित ब्रजभाषा के रूप को क्या कहते हैं? पिंगल
कहते हैं। पिंगल में किसका रूप मिला होता है? ब्रजभाषा का रूप मिला होता है। और जबकि डिंगल में कौन सी मिली होती है भाषा? मारवाड़ी भाषा मिली होती है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद किसमें संग्रहित है? पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। चंद्रवरदाई का मूल नाम पूछा जा सकता है, क्या था? बलिदेव था। इसका दूसरा नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। चंद्रवरदाई का नाम पूछा जा सकता है, मूल नाम क्या था? बलिदेव था और दूसरा नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हन है। जो पृथ्वीराज रासो है उसका जो उत्तरार्ध भाग है वो किसने पूरा किया था? जल्हन ने पूरा किया था। जल्हन कौन था? पृथ्वीराज चंद्रवरदाई का कौन था? पुत्र था। कहा भी जाता है पुस्तक जल्हन हत दे चले, वो गजनी चले गए थे। किसके पास चले गए थे? पृथ्वीराज रासो के पास चले गए थे चंद्रवरदाई, और पुस्तक को किसको दे गए थे? जल्हन को दे गए थे। कुमार रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी है। कैमास बध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना क्या है? कैमास बध, ये बध है। कैमास बध पृथ्वीराज रासो की प्रमुख घटना है। साहित्य के सौंदर्य की दृष्टि से पद्मावती समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस क्या है? वीर, और इसका सहयोगी रस क्या है? श्रृंगार है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस तो वीर है और सहयोगी रस क्या है? श्रृंगार है। परमाल रासो वीर रस प्रधान रचना है। नरपति नालय की रचना कौन सी है? बीसलदेव रासो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है? भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिग्रह राज चतुर्थ के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। बीसलदेव रासो में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन मिलता है। बीसलदेव रासो क्या है? ये मुक्तक काव्य है। हमीर रासो क्या है? अभी तक उपलब्ध नहीं है। केवल प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। राहुल सांस्कृत्य ने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना घोषित किया है। हमीर राहुल सांस्कृत्य हुए तो उन्होंने हमीर रासो के छंदों को जज्जल नामक कवि की रचना क्या किया है? घोषित किया है। मेरु तुंग को क्या कहा जाता है? अभिमान मेरु कहा गया है। अभिमान मेरु किसको कहा गया है? मेरु तुंग को कहा गया है। आज तक उपलब्ध फागु काव्य में सबसे प्राचीन जिनचंद्रसूरि फागु है। सबसे प्राचीन कौन सा फागु काव्य है? जिनचंद्रसूरि फागु काव्य है। बसंत विलास है, वो कैसा फागु काव्य है? जैनेतर फागु काव्य है। पूछा जा सकता है कि बसंत विलास कैसा काव्य है? तो जैनेतर फागु काव्य है। अगला पॉइंट है वारकरी संप्रदाय का संबंध सिद्ध साहित्य से है। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। वैसे इस पर प्रत्यक्ष प्रभाव नाथ पंथ का अधिक पड़ा है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ जोइंदु कृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से माना जाता है। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? जोइंदु कृत परमात्म प्रकाश और योगसार से माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, उन्होंने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी कहा है। किसको कहा है? ढोला मारूरा दोहा के दोहों को क्या कहा है? हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया? खुसरो ने किया था। हिंदी साहित्य में पहेलियां और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय अमीर खुसरो को है। हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उन सब में हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि किसको माना जाता
जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि कौन है, तो कौन है, अमीर खुसरो है। विद्यापति कैसे कवि थे, मूलतः श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता को क्या कहा है, कहानी कहा है, ये भी पूछा जाता है। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता को क्या कहा है, कहानी कहा है। इसकी भाषा क्या है, अभट है। कीर्ति पताका की भाषा क्या है, अपभ्रंश या अभट है। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है, पदावली है। राधा कृष्ण की परंपरा का हिंदी में आरंभ, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, मैथिली है। अब देखो, विद्यापति की जो लोक प्रसिद्धि का सबसे प्रमुख आधार ग्रंथ क्या है, पदावली है। और राधा कृष्ण की परंपरा का हिंदी में आरंभ, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी, मैथिली थी। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है, रोड़ा कविकृत राउल बेल है। राउल बेली में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउल बेली में कितने शब्द मिलते हैं, हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउलबेली की श्रृंगार भावना को बसंत विलास में चरम सीमा पर पहुंचाया है। राउलबेली की श्रृंगार भावना को बसंत विलास में किस सीमा पर पहुंचाया है, चरम सीमा पर पहुंचाया है। बसंत विलास में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का क्या हुआ है, मनोहारी चित्रण हुआ है। ढोला मारूरा दुआ की नायिका कौन है, मारवाड़ी है। ढोला मारूरा दुआ की नायिका कौन है, मारवाड़ी है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन थे, अमीर खुसरो थे। ढोला मारूरा दुआ की नायिका कौन थी, मारवाड़ी, पूछा जा सकता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, हिंद का तोता कहा जाता है, ये मारवाड़ी थी, है ना। और आदिकाल के जो अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हुए थे वो कौन हुए थे, अमीर खुसरो। तो गाइस, आज मैंने आपको आदिकाल से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना, और यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस पर कमेंट्स करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।